हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बायोकेमिस्ट्री के यूट्यूब सेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछली लास्ट क्लास में हमने बात की थी बायोकेमिस्ट्री के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की, जिनके अंदर कंप्लीट मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड सभी टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात की, उनके फंक्शंस के बारे में बात की। इस प्रकार से अपना कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट आज हम बात करेंगे लिपिड्स के बारे में कि लिपिड्स की स्ट्रक्चर कैसे होती है, कौन कौन सी लिपिड्स अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, कैसे इनका सिंथेसाइज होता है और कैसे ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं। तो लिपिड्स होती क्या हैं, लिपिड्स किसे कहते हैं, कि लिपिड क्या होती है। लिपिड लिपिड की अगर अपन डेफिनेशन देना चाहिए तो क्या है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। यानी कि फैटी एसिड्स के एस्टर और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल के एस्टर्स जो है वो लिपिड कहलाते हैं। लिपिड्स जो होती हैं वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होती हैं। लिपिड्स क्या होंगी, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल। अपनी बॉडी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब हो गया कि जो वाटर के अंदर घुलनशील होती हैं, एंड हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब हो गया कि वाटर के अंदर अघुलनशील होती है। लिपिड के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है हेड, एक होती है टेल। टेल जो होती है वो लिपिड से बनी, फैटी एसिड से बनी हुई होती है, फैटी एसिड से बनी हुई होती है और ये हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। और जो हेड पार्ट होता है वो हो सकता है आपका किस फॉर्म में हो, पोलर फॉर्म में। और अगर पोलर फॉर्म में हो सकता है तो वो वाटर के अंदर अटैच हो सकता है या हाइड्रोफिलिक भी हो सकता है। इसीलिए अपन देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिंथेसाइज करने में हेड पार्ट जो होता है वो बाहर की तरफ होता है और लिपिड का जो टेल पार्ट होता है वो अंदर की तरफ होता है, यानी हाइड्रोफोबिक कोर जिसको अपन बोलते हैं उसकी तरफ आपको टेल दिखेगा। यानी आप ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनाते हो, ये आप लिपिड की स्ट्रक्चर बनाते हो। इसे तो क्या बोलते हो, हेड, और इसे बोलते हो टेल। ये जिस रीजन के अंदर प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक कोर। जिस रीजन के अंदर टेल प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक कोर। जहां पर टेल जो है वो दोनों साइड में आपस में अटैच रहेगी। ये जो हेड पार्ट है ये बाहर वाटर के कांटेक्ट में है, दोनों साइड में ही वाटर के कांटेक्ट में है। इसका मतलब ये क्या हो सकता है, पोलर हो सकता है, क्योंकि वाटर पोलर है। अगर कोई चीज को वाटर के कांटेक्ट में आना है तो उसके अंदर बाय नेचर कैसा होना चाहिए, पोलर होनी चाहिए। इस प्रकार लिपिड्स जो होती है उसका मेन रोल ये है कि वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिंथेसाइज करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 80% किससे बनी हुई होती है, लिपिड से। कुछ उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, जैसे पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, और बहुत ही कम अमाउंट में उसके बाहर की साइड कार्बोहाइड्रेट्स की शुगर भी जुड़ी हुई आपको दिखाई देंगी। लेकिन सबसे ज्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा रोल किसका होता है, लिपिड का, और उसके बाद में प्रोटीन का, और सबसे कम रोल जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का रोल होता है। इस प्रकार से लिपिड्स के कुछ जनरल इंट्रोडक्शन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं लिपिड की, तो ये क्या क्या काम कर सकती है, ये एनर्जी स्टोरेज का काम कर सकती है। एनर्जी स्टोरेज का काम कैसे कर सकती है, आप एडिपोज टिश्यूज को स्टोर करते हैं, एडिपोज टिश्यूज में स्टोर करते हैं लिपिड को, उससे एज ए क्या कर सकती है, एनर्जी स्टोरेज। और वो भी कितनी एनर्जी देती है, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। इतनी एनर्जी आपको लिपिड से मिलती है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल रोल प्रोवाइड कराती है, स्ट्रक्चरल रोल। स्ट्रक्चरल रोल का क्या मतलब हो गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है वो किससे बनी हुई होती है, लिपिड से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड से बनी हुई होती है।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर देने का काम किसका हो गया? लिपिड का। ये स्ट्रक्चरल रोल में काम करती है। इसके अलावा क्या करेगी? जनरेशन ऑफ हीट, हीट को जनरेट करने का काम भी करती है। जनरेशन ऑफ हीट। अब हीट का जनरेशन कैसे करेगी? एडिपोज टिश्यूज के अंदर अगर आपकी फैट प्रेजेंट है तो वो हीट जनरेशन का काम भी करेगी। इसके अलावा इंसुलेशन का काम भी लिपिड करती है। इंसुलेशन का काम लिपिड करती है। इंसुलेशन का क्या मतलब हो गया? एनर्जी हीट कंजर्वेशन, एनर्जी हीट कंजर्वेशन। ये एक इंसुलेटर की तरह काम करती है। उसके अलावा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी लिपिड के बने हुए होते हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स यानी या तो ग्रोथ होने के लिए या फिर किसी चीज का डेवलपमेंट होने के लिए जो सिग्नल्स दिए जाते हैं उन मॉलिक्यूल्स को सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कहते हैं। और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल मोस्ट ऑफ किसके बने हुए होते हैं? लिपिड्स के बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं तो एज ए प्राइमरी मैसेंजर कौन काम कर सकते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन ये एज ए किसकी तरह काम करते हैं? प्राइमरी मैसेंजर की तरह। ये एज ए प्राइमरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं। प्राइमरी मैसेंजर। प्राइमरी मैसेंजर क्या होते हैं? जो डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर रोल प्ले करते हैं। प्राइमरी मैसेंजर का क्या मतलब हो गया? जो डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर रोल प्ले करेंगे, डायरेक्ट सिग्नलिंग करेंगे, उसको प्राइमरी मैसेंजर कहते हैं। दूसरा टर्म आती है सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर कौन से हो सकते हैं? डाइएसाइलग्लिसरॉल एंड इनिसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ये सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जांपल हैं। सेकेंडरी मैसेंजर क्या होते हैं? जो प्राइमरी मैसेंजर को सिग्नलिंग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर। यानी कि ये डायरेक्ट ग्रोथ में या डेवलपमेंट में रोल प्ले नहीं करते। ये किसको एक्टिव करते हैं? प्राइमरी मैसेंजर को एक्टिव करते हैं। और प्राइमरी मैसेंजर को एक्टिव करने के बाद में ये रोल अपना प्ले करते हैं। यानी इनडायरेक्ट ग्रोथ के अंदर रोल प्ले करने वाले मैसेंजर्स को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर। फॉर एग्जांपल डाइएसाइलग्लिसरॉल, डाइएसाइलग्लिसरॉल। इसके अलावा IP3 आइनोसिटोल, ट्राइफॉस्फेट। ये सब क्या है? प्राइमरी मैसेंजर एंड सेकेंडरी मैसेंजर। इन सब के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे लिपिड्स के अंदर ही। लेकिन प्राइमरी मैसेंजर और सेकेंडरी मैसेंजर का आपको एक बार मतलब पता होना चाहिए कि ये एक्चुअल में मतलब क्या होता है इनका। अब देखो ये तो क्या थे इनके जनरल वर्क की लिपिड है वो ऐसे कुछ काम कर सकती है। इसके अलावा लिपिड्स किससे बनी होती है? मोस्ट ऑफ लिपिड्स है वो एस्टर बॉन्ड से बंधी हुई होती है। यानी कि लिपिड्स के अंदर बॉन्ड कौन सा होता है? एस्टर बॉन्ड। सभी के अंदर एस्टर बॉन्ड होते हैं ये बात अपन नहीं बोल रहे हैं। अपन ये बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ लिपिड्स जो है वो एस्टर बॉन्ड के द्वारा बंधी हुई होती है। एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड के सारे एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा कुछ लिपिड्स जो है वो ईथर बॉन्ड के द्वारा भी जुड़ी हुई रहती हैं। इसके अलावा कुछ लिपिड्स हैं वो एमाइड बॉन्ड के द्वारा भी जुड़ी रहती हैं। यानी कुछ एमाइड बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ में ईथर बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है। और सब के अंदर यानी कि मोस्ट ऑफ लिपिड्स के अंदर एस्टर बॉन्ड काम करता है। ईथर बॉन्ड का एग्जांपल मैं आपको दूं, वो लिपिड
जिसके अंदर ईथर बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं प्लाज्मोलोजन। प्लाज्मोलोजन एक ऐसी लिपिड है जिसके अंदर एस्टर बॉन्ड की बजाय कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ईथर बॉन्ड। इसी प्रकार एमाइड बॉन्ड, स्पिंगोमाइलिन। आप जानते हो कि स्पिंगोमाइलिन क्या होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर आप जानते हो कि न्यूरॉन के ऊपर स्पिंगोमाइलिन की माइलिन सीट बनी हुई होती है। वो स्पिंगोमाइलिन किससे बनी हुई होती है, लिपिड से बनी हुई होती है। तो ईथर बॉन्ड का एग्जांपल प्लाज्मोलोजन। प्लाज्मोलोजन के अंदर भी आप एग्जांपल लेना चाहो तो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स जो है वो इसका एग्जांपल है जिसके अंदर ईथर बॉन्ड पाया जाता है। और स्पिंगोमाइलिन एक ऐसी लिपिड है जिसके अंदर एमाइड बॉन्ड पाया जाता है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ लिपिड्स में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, एस्टर बॉन्ड। अब एस्टर बॉन्ड में, ईथर बॉन्ड में और एमाइड बॉन्ड में आप शायद डिफरेंशिएट कर पाते होंगे। एस्टर बॉन्ड का क्या मतलब हो गया, एस्टर बॉन्ड है। अब किसी लिपिड्स के अंदर एस्टर बॉन्ड है इसका मतलब क्या है, एस्टर बॉन्ड की इधर सिंपल सी बात करेंगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर OH हो सकता है या कुछ और ग्रुप हो सकता है। ये कौन सा बॉन्ड हो गया, एस्टर बॉन्ड। अब अपन बात करते हैं ईथर बॉन्ड की। ईथर बॉन्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर CH ग्रुप है और यहाँ पर कुछ CH2 ग्रुप, ये ईथर बॉन्ड हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, एमाइड बॉन्ड। एमाइड बॉन्ड मतलब कोई एमिनो ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, एमाइड बॉन्ड। ये यार डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर NH हो जाएगा और अगर सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो NH2 हो जाएगा, CH2 CH3। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, एमाइड बॉन्ड। इस प्रकार से एस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड और एमाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स के अंदर। मोस्टली एस्टर बॉन्ड होते हैं। प्लाज्मोलोजन एक ऐसा एग्जांपल है जिसके अंदर ईथर बॉन्ड होता है और स्पिंगोमाइलिन एक ऐसा एग्जांपल है जिसके अंदर एमाइड बॉन्ड होता है। अब देखो फैटी एसिड्स जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। फैटी एसिड्स लिपिड्स में कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की। एक तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की। ये दो टाइप की फैटी एसिड्स हैं। एक तो है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या मतलब होता है कि जिस फैटी एसिड्स में ओनली सिंगल बॉन्ड होता है उस फैटी एसिड को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड। यानी कि इस फैटी एसिड में क्या होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब वो कौन सी फैटी एसिड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। और इसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब सिंगल बॉन्ड तो इसमें भी होता है, अनसैचुरेशन और सैचुरेशन दोनों में ही सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन अनसैचुरेशन फैटी एसिड में साथ साथ सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो आपको मोर एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड के कंपैरिजन में लेस एनर्जी आपको देगी। देखिए वैसे ओवरऑल एनर्जी की बात की जाए तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ज़्यादा एनर्जी होती है, यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ज़्यादा एनर्जी होती है। तो इसका मतलब फिर ये कम एनर्जी कैसे दे रही है, बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ये डिपेंड करता है कि डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड से अगर आपको एनर्जी लेनी है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। इस बॉन्ड को तोड़ने में आपकी एनर्जी लगती है। जैसे कि मैं आपको इसके अंदर एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 कैलोरी आपको इससे एनर्जी मिल रही है। इससे आपको कितनी एनर्जी मिल रही है, 100 कैलोरी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में एनर्जी है और इसके अंदर कितनी है, 200 कैलोरी एनर्जी है।
200 कैलोरी एनर्जी इसके अंदर से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में है। तो इसका मतलब जो ओवरऑल एनर्जी है वो किस में ज़्यादा है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। लेकिन जब आप इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो क्या होगा, आपकी 130 कैलोरी एनर्जी है वो मान लो इसके अंदर चली गई। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूँ। 130 कैलोरी एनर्जी आपकी इसके अंदर से चली गई, लेकिन पीछे आपको एनर्जी कितनी मिली, 70 कैलोरी एनर्जी आपको मिली। इस प्रकार 100 कैलोरी एनर्जी है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो बर्निंग होती है वो 5 से 10 कैलोरी एनर्जी हो सकती है, इससे ज़्यादा कोई बर्निंग नहीं हो सकती। इसका मतलब इससे अप्रोक्सीमेटली 100 भी नहीं मिलती है तो आपको 95 कैलोरी एनर्जी मिल सकती है। इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी कौन देगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन अगर ओवरऑल एनर्जी की आप बात करोगे तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ज़्यादा एनर्जी होती है, लेकिन बॉन्ड के टूटने के कारण एनर्जी वहाँ पर आपका इन्वेस्ट हो जाती है। तो ये बातें थी किसके बारे में, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। उसके बाद में एक दो कैरेक्टर्स और देखते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो हाई टीएम होता है। हाई टीएम का क्या मतलब हो गया, और इसका टीएम जो होता है वो लो होता है। अब हाई टीएम और लो टीएम का क्या मतलब होता है, टीएम का मतलब होता है देखो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वह टेम्परेचर, यानी कि किसी लिपिड का वह टेम्परेचर जिस पर लिपिड जो है वो हाफ डिसोशिएट हो जाए। लिपिड क्या हो जाए, हाफ डिसोशिएट, यानी कि आधी लिपिड क्या हो सकती है, टूट जाए। उसका क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट या फिर टीएम कहलाता है। तो हाई टीएम किसका होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का टीएम कैसा होता है, लो। यानी कि अगर यह 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाफ डिसोशिएट हो रही है तो हो सकता है आपकी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हाफ डिसोशिएट हो जाए, यानी कि आधी डिसोसिएशन हो जाएगी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही। इस प्रकार से क्या कहलाती है, मेल्टिंग पॉइंट। टीएम क्या होता है कि वह टेम्परेचर जहां पर लिपिड का हाफ डिसोसिएशन हो जाता है वह उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे कि मान लो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाफ डिसोशिएट हो रही है, तो उसकी जगह पर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वो उसके कंपेरेटिव में लो टेम्परेचर पर ही हाफ डिसोशिएट हो जाती है। तो ये तो बात थी किसके बारे में, टीएम के बारे में। अब हाफ डिसोसिएशन कम कैसे होता है और ज़्यादा कैसे होता है, यानी कि इसका डिसोसिएशन ज़्यादा कैसे होता है। तो देखो इनकी आप जब स्ट्रक्चर्स देखोगे तो आप पाओगे कि इसकी स्ट्रक्चर्स जो होती है वो ऐसे सीधी होती है। इनका जो अरेंजमेंट होता है वो एकदम से ऐसे सीधा होता है, इसीलिए इसको डिसोशिएट करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि इसका अरेंजमेंट काफ़ी सुलभ तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है वो मान लो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब जो दूसरी लिपिड है वो मान लो ऐसे हो जाती है, और ऐसे डबल बॉन्ड्स की वजह से किंक आ जाता है। डबल बॉन्ड के साथ साथ में इसमें क्या कौन सी बॉन्डिंग होती है, सिस बॉन्डिंग, और सिस बॉन्डिंग से हमेशा क्या आ जाता है, किंक आ जाता है। यानी कि किंक का क्या मतलब हो गया, घुमाव। किंक का क्या मतलब हो गया, घुमाव। तो इस प्रकार इसको डिसोशिएट करने के लिए, क्योंकि इसका अरेंजमेंट ठीक तरह से नहीं होता, और अगर अरेंजमेंट प्रबल तरीके से नहीं होता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको डिसोसिएशन करने के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का आप एग्जांपल लोगे तो वो कौन सी होती हैं। अब अपन किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये तो कुछ प्रॉपर्टीज थी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में। अब अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड
फैटी एसिड। सिंपल फैटी एसिड होती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो सिंपल फैटी एसिड्स होती है। इसके अंदर ना ही कोई डबल बॉन्ड होता है और एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स बोलते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। अब इसको नॉन एसेंशियल क्यों बोलते हैं? नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स का क्या मतलब हो गया? क्या ये अपनी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है? क्या इनकी अपनी बॉडी के अंदर जरूरत नहीं है? अगर इनकी अपनी बॉडी के अंदर जरूरत नहीं होती तो अपन लिपिड पढ़ ही नहीं रहे होते। इसका मतलब अपनी बॉडी के अंदर इनकी जरूरत तो है, लेकिन नॉन एसेंशियल उन बायोमोलिक्यूल्स को बोलते हैं जिनको अपनी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। नॉन एसेंशियल किन बायोमोलिक्यूल्स को बोलते हैं? उन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जिनको अपनी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, उसको नॉन एसेंशियल बोलते हैं। और जिनको अपनी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, जिनको डाइट के द्वारा या फिर फूड के द्वारा लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं एसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स। सीधी सी बात है, नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं होता कि वो अपनी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। बॉडी के लिए रिक्वायर्ड तो हैं, लेकिन उनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी डाइट से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको अपनी बॉडी ही सिंथेसाइज कर सकती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। इस प्रकार से सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को अपनी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, और अगर अपनी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है तो ये क्या हो गई? नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। ये चेन लेंथ जो होती है वो कार्बन पर डिपेंड करती है। ज्यादा कार्बन है इसका मतलब चेन लेंथ क्या है? वो डिपेंड ऑन कार्बन। एक फैटी एसिड की चेन में कितनी ज्यादा कार्बन है वो डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन कार्बन इन प्रेजेंट ऑफ चेन। तो चेन लेंथ है वो चेन के अंदर प्रेजेंट कार्बन पर डिपेंड करती हैं। अगर ज्यादा कार्बन है तो चेन लेंथ बड़ी है, और अगर कम कार्बन है तो चेन लेंथ कम है। तो मिनिमम है वो फैटी एसिड कितने कार्बन की बनी हुई हो सकती है? फैटी एसिड जो होती है वो 2 कार्बन से भी मिलकर बनी हुई हो सकती है। यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो एग्जांपल कितने हैं? एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड 2 कार्बन है। 2 कार्बन का क्या बना होता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड भी किसका एग्जांपल है? एक फैटी एसिड का एग्जांपल है। इसकी जब आप केमिकल स्ट्रक्चर बनाओगे तो सबसे सिंपल केमिकल स्ट्रक्चर किसकी है? एसिडिक एसिड की। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई किसकी? एसिटिक एसिड की। इस प्रकार से 3 कार्बन वाली फैटी एसिड, 3 कार्बन वाली फैटी एसिड का नाम क्या हो सकता है? प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड। इसके अंदर 3 कार्बन बना दो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। उसी प्रकार से 4 कार्बन वाली फैटी एसिड्स, ब्यूटारिक एसिड। 4 कार्बन वाली कौन सी फैटी एसिड होगी? ब्यूटारिक एसिड। इसके अंदर 4 कार्बन बना दो, ये किसका हो गया? ब्यूटारिक एसिड के एग्जांपल हो गया। इसके अलावा फैटी एसिड्स जो है वो बहुत लंबे कार्बन की बनी हुई भी हो सकती है। जैसे कि मैं आपको और एग्जांपल दूं तो 4 कार्बन तक हो गया। 5 कार्बन वाली फैटी एसिड कौन सी होती है? वैलेरिक एसिड। 5 कार्बन वाली फैटी एसिड कौन सी होगी? वैलेरिक एसिड। 6 कार्बन वाली फैटी एसिड है वो कैप्टोइक एसिड। उसके बाद में 6 कार्बन के बाद में 12 कार्बन वाली फैटी एसिड का अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो लोरिक एसिड। 12 कार्बन के बाद में 14 कार्बन की फैटी एसिड है वो मेरिस्टिक एसिड होती है। 14 कार्बन के बाद में 16 कार्बन वाली जो चेन है वो होती है पाल्मिटिक एसिड।
पाल्मिटिक एसिड। इसके अलावा 18 कार्बन की फैटी एसिड है, वो कौन सी होती है? स्टेरिक फैटी एसिड। स्टेरिक फैटी एसिड। तो ये जनरल टर्म में काम आने वाली कुछ फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। ये सब कार्बन के नंबर हैं, यानी 14 कार्बन के है वो मेरिस्टिक एसिड है, 16 कार्बन की है वो पाल्मिटिक एसिड है, और 18 कार्बन की है वो स्टेरिक एसिड है। इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को क्या बोलते हैं? नॉन असेंशियल। नॉन असेंशियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको अपनी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। इसको क्या कर सकती है? अपनी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, बाहर से डाइट से लेने की इनको आवश्यकता नहीं होती। इनको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर नॉन एसेंशियल। Saturated fatty acids are non-essential. We can synthesize them, यानी अपनी बॉडी इनको सिंथेसाइज कर सकती है। We can synthesize them। तो ये आपके अंदर कुछ से एग्जाम्पल थे जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल थे। उसके बाद में अपन हम किसकी बात करेंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी कि जिसके अंदर दो डबल बॉन्ड या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। जिसके अंदर अगर एक डबल बॉन्ड भी है तो उस फैटी एसिड्स को भी अपन क्या बोल देंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जब बात करेंगे, सेकेंड टाइप की फैटी एसिड कौन सी है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या हो गया? वन और मोर देन वन डबल बॉन्ड। वन और मोर देन वन डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब देखो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो दो टाइप की हो सकती हैं, यानी कि डबल बॉन्ड है वो दो टाइप से बन सकते हैं, एक तो सिस फॉर्म में और एक ट्रांस फॉर्म में। डबल बॉन्ड है वो भी कितने फॉर्म में बन सकती हैं? दो फॉर्म में। एक तो डबल बॉन्ड किस फॉर्म में बनेगा? सिस बॉन्डिंग। एक तो बन रही है क्या? सिस बॉन्डिंग बन रही है, और एक ट्रांस बॉन्डिंग बन रही है। अब सिस बॉन्डिंग और ट्रांस बॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया? जैसे कि मान लो ये आपकी कोई फैटी एसिड है, यहां से लंबी फैटी एसिड की जुड़ी हुई है, और यहां पर कोई डबल बॉन्ड बन गया, यहां फिर से कोई फैटी एसिड जुड़ी हुई है, तो ये आपकी फैटी एसिड है। अब इसके अंदर सिस बॉन्डिंग है, इसका मतलब क्या हो गया? ये इस फॉर्म में होती है। और ट्रांस बॉन्डिंग है, इसका मतलब क्या हो गया? यही एग्जांपल देके अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रांस बॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया? कि अल्टरनेटिव फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म का क्या मतलब हो गया? कि ये एक फैटी एसिड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर हो गया और एक कोई मॉलिक्यूल इधर हो गया, यानी कि इस ट्रांस फॉर्म को क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म को ही ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है सिस बॉन्डिंग और ट्रांस बॉन्डिंग। ये डबल बॉन्ड दो टाइप के हो सकते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। अगर सिस बॉन्डिंग हुई है तो उसके अंदर किंक ज्यादा मिलेगा, और अगर ट्रांस बॉन्डिंग हुई है तो वो ज्यादा सिमिलरिटी रखेगी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के साथ में। यानी कि वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिसके अंदर सिस बॉन्डिंग है तो वो एक्चुअल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, लेकिन अगर उसके अंदर ट्रांस बॉन्डिंग है तो वो किंक यानी घुमाव उसके अंदर कम आएगा। ट्रांस बॉन्डिंग की वजह से हमेशा सीट लाइक स्ट्रक्चर बनती है। जैसे सेलुलोज के अंदर कैसी बॉन्डिंग थी? ट्रांस बॉन्डिंग। बीटा 1,4 बॉन्डिंग थी कि नहीं थी? उसी प्रकार से पैक्टीन के अंदर भी कैसी बॉन्डिंग थी? ट्रांस बॉन्डिंग।
ट्रांस बॉन्डिंग जिनके अंदर होती है वो किस प्रकार की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं? शीट फॉर्म। शीट फॉर्म का क्या मतलब हो गया? एक सीधी रोड लाइक स्ट्रक्चर बनती है। और अगर सिस बॉन्डिंग होती है तो सिस बॉन्डिंग क्या करती है? किंक प्रोवाइड कराती है, यानी कि घुमाव जो देती है वो कौन सी बॉन्डिंग देगी? सिस बॉन्डिंग। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की खास बात ही क्या है कि इनके अंदर आपको घुमाव देखने को मिलेगा, और घुमाव देखने को मिलेगा तो इसका मतलब बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए? सिस बॉन्डिंग। अगर ट्रांस बॉन्डिंग होगी तो वो ज्यादा सिमिलरिटी रखेगी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के साथ में, यानी कि वो भी एक शीट जैसी स्ट्रक्चर ही बनाएगी। तो उसका मतलब आपको अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चाहिए तो वो किस फॉर्म में चाहिए? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चाहिए तो आपको सिस फॉर्म में चाहिए। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बात बताता हूं, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, यानी कि आपको पता तो करना पड़ेगा कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ये मान लो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, ये एक डबल बॉन्ड और मान लो, ये एस्टर बॉन्ड हो गया। ये कौन सा बॉन्ड हो गया? एस्टर बॉन्ड। तो ये एक सीधे फैटी एसिड्स की चेन है। कितने कार्बन की चेन हो गई ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन की फैटी एसिड हो गई। 10 कार्बन की फैटी एसिड्स हो गई। इसके अंदर आपको 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इन बॉन्डिंग की काउंटिंग आप कैसे कर सकते हो? फंक्शनल ग्रुप की साइड से बॉन्डिंग की काउंट की जाती है। किससे काउंट की जाती है? फंक्शनल ग्रुप की साइड। अब फंक्शनल ग्रुप किधर है? इस साइड में प्रेजेंट है। तो जो फंक्शनल ग्रुप की साइड से बॉन्डिंग की जाएगी उसका नाम क्या होगा? डेल्टा नोमेनक्लेचर। जो फंक्शनल ग्रुप की साइड से बॉन्डिंग की काउंट की जाएगी या नोमेनक्लेचर किया जाएगा, उसका नाम क्या होगा? डेल्टा नोमेनक्लेचर। और डेल्टा नोमेनक्लेचर के अपोजिट डायरेक्शन में नामकरण किया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? ओमेगा नोमेनक्लेचर। इस प्रकार से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का है वो नामकरण किया जाता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का एग्जांपल क्या हो सकती हैं? कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहती हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में रहती हैं, जैसे कि ऑयल एंड घी हो गया। तो ऑयल किसका एग्जांपल हो जाएगा? सैचुरेटेड फैटी एसिड का। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? घी हो जाएगा। यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर का क्या मतलब हो गया? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर हम किसको बोलते हैं? अप्रोक्सीमेट मान लो 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या बोलते हैं? रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वो सॉलिड फॉर्म में रहेगी, और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगी। इसको अपन क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब देखो ये डबल बॉन्ड है, यहां से आप काउंटिंग करना स्टार्ट करो। 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, यानी कि यहां पर डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड का आप नाम क्या दोगे? डेल्टा 3। और आप इधर से काउंटिंग करना स्टार्ट करो, 1 2 3 4, यानी कि 4 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो इसका आप क्या नाम दोगे? ओमेगा 4। इस प्रकार से इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। अब देखिए एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एग्जांपल्स क्या क्या हैं इसके? अब एग्जांपल देखो, एक फैटी एसिड्स होती है जो 18 कार्बन की होती है, और 18 कार्बन की फैटी एसिड्स होती है, और उसके पास में एक डबल बॉन्ड होता है। उस फैटी एसिड्स का नाम क्या है? एक फैटी एसिड है जो 18 कार्बन की फैटी एसिड है, और उसके अंदर एक डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड कहाँ होता है? डेल्टा 9 पोजीशन पर। डबल बॉन्ड कहाँ होगा? डेल्टा 9 पोजीशन पर। और ओलेइक एसिड उस फैटी एसिड का नाम होता है, ओलेइक एसिड। अब आप अरेंजमेंट करके देख लेना, इसके ऊपर डेल्टा 9 पर डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ओमेगा पर भी 9 पर ही डबल बॉन्ड होगा।
यानी कि 18 कार्बन की फैटी एसिड्स है और एकदम से बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब इस साइड से दोनों ही साइड से आप काउंटिंग कर लो, आपको हमेशा 9 नंबर कार्बन पर ही क्या देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। और ये डबल बॉन्ड किस फॉर्म में होता है, सिस फॉर्म, सिस फॉर्म में ये डबल बॉन्ड है। सेकंड एग्जांपल आप देखो, तो एक फैटी एसिड्स होती है जिसके अंदर 18 कार्बन ही होते हैं। फैटी एसिड्स इसके अंदर भी कितने, 18 कार्बन, और उसके अंदर भी बॉन्ड का कितना, एक ही होता है। लेकिन अब की बार डेल्टा 9 पर ही प्रेजेंट होता है, और डेल्टा 9 पर प्रेजेंट होता है तो इसका मतलब ओमेगा भी 9 पर। लेकिन अब डिफरेंस क्या है, बॉन्ड सिस की बजाय किस फॉर्म में है, ट्रांसफॉर्म में। बॉन्ड सिस की बजाय किस फॉर्म में है, ट्रांसफॉर्म में। और इस फैटी एसिड्स का नाम क्या होता है, इलाइडिक एसिड। इसका नाम इलाइडिक एसिड। नेक्स्ट सेकेंड फैटी एसिड्स जो हैं वो 18 कार्बन की ही फैटी एसिड्स होती है जिसके पास में दो डबल बॉन्ड होते हैं, और दोनों डबल बॉन्ड किस फॉर्म में होते हैं, सिस फॉर्म में। दोनों डबल बॉन्ड किस फॉर्म में, सिस फॉर्म में होते हैं। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डेल्टा 9 एंड डेल्टा 12, यहाँ पर दो डबल बॉन्ड होते हैं। और इसका नाम क्या होता है, लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड या लिनोइक एसिड, लिनोलिक एसिड। तो लास्ट में आप देखोगे कि ओमेगा कार्बन कौन सा है, उल्टी तरफ आओगे तो 12 के बाद में काउंट करो कितने, 18 कार्बन, यानी कि डबल बॉन्ड लास्ट कहां पर आपको देखने को मिलेगा, ओमेगा 6 पोजीशन पर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप देखोगे 18 कार्बन है, 3 डबल बॉन्ड है, 18 कार्बन और 3 डबल बॉन्ड है, तीनों ही 6 पोजीशन पर हैं। कहां कहां प्रेजेंट हैं, डेल्टा 9, डेल्टा 12, डेल्टा 15। इसका एग्जाम्पल है लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। अब उसके बाद में एक फैटी एसिड्स होती है, वो कितने कार्बन की होती है, 20 कार्बन की। फैटी एसिड्स कितने कार्बन की, 20 कार्बन की। यहाँ आप अगर ओमेगा नाम देना तो ओमेगा कितना, 3। ओमेगा कितने कार्बन पाएगा, 3 कार्बन पे मिलेगा आपको। इसके अलावा एक 20 कार्बन की फैटी एसिड्स होती है, कितने डबल बॉन्ड होते हैं उसमें, 4। चारों किस फॉर्म में, सिस फॉर्म में। चारों किस फॉर्म में मिलेंगे, सिस फॉर्म में आपको दोनों डबल बॉन्ड मिलेंगे। और कितनी पोजीशन पे मिलेंगे, डेल्टा 5, डेल्टा 8, डेल्टा 11 और डेल्टा 14। डेल्टा 11, डेल्टा 14। इसका नाम क्या होता है, अरेकिडोनिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट फैटी एसिड है, पढ़ेंगे आगे इंपॉर्टेंट क्यों है, अरेकिडोनिक एसिड। तो इसका अगर आप लास्ट में नाम देना चाहो तो ओमेगा 6, यानी कि ओमेगा नोमेनक्लेचर में आप लास्ट वाले कार्बन का नाम दे दोगे, सबसे पहला कार्बन, यानी कि उल्टी साइड से चलोगे तो सबसे पहला कार्बन आएगा, उसी का नाम दे दिया जाता है। बाकी आप अल्टीमेटली समझ लिया जाता है। तो इस प्रकार से 20 कार्बन वाली कौन सी फैटी एसिड्स आ गई, अरेकिडोनिक एसिड। देन नेक्स्ट एग्जांपल है 20 कार्बन की फैटी एसिड होती है जिसके अंदर 5 डबल बॉन्ड होते हैं। 5 डबल बॉन्ड किस किस पोजीशन पे होंगे, डेल्टा 5, डेल्टा 8, डेल्टा 11, डेल्टा 14, डेल्टा 14 के बाद में 17। इस फैटी एसिड्स का नाम क्या होता है, टिम्नोडोनिक एसिड। टिम्नोडोनिक एसिड।
ये टिमनोडोनिक एसिड है, एंड इसका आप ओमेगा नाम दो तो सबसे पहले 20 कार्बन से लेकर 17 कार्बन तक, यानी कि 3 नंबर कार्बन पर ही आपको सबसे पहला बॉन्ड मिलेगा जब आप उल्टी साइड से आओगे, तो इसका नाम आपने क्या दे दिया, ओमेगा 3। तो ये थे कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में हमने देखा। अब ये टीएम का कॉन्सेप्ट है वो भी थोड़ा डिटेल में अपन देखते हैं कि कैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पे काम करता है और कैसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में काम करता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो टीएम क्या है? तो टीएम का जैसा कि मैंने आपको मतलब बताया कि वह टेम्परेचर जहां पर लिपिड का हाफ डिसोसिएशन हो जाता है, हाफ डिसोसिएशन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, टीएम या मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब हाफ डिसोसिएशन का क्या मतलब हो गया है, आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो लिपिड का क्या हो रहा है, डिसोसिएशन, यानी कि लिपिड्स के बॉन्ड टूट रहे हैं। तो वह टेम्परेचर जहां पर लिपिड के 50% बॉन्ड टूट जाएंगे, उस टेम्परेचर को क्या बोल देंगे, उस लिपिड का मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब हो गया, हाफ डिसोसिएशन, यानी कि उसके 50% बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और 50% बॉन्ड बचेंगे। तो जहां पर जिस टेम्परेचर पर 50% बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं उसको उसका क्या बोल देंगे, टीएम। अब टीएम अफेक्ट कैसे होता है, एक टीएम है वो अफेक्ट कैसे होता है, या मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो पहला फैक्टर है चेन लेंथ। चेन लेंथ टीएम को इफेक्ट कैसे करेगी, पहला फैक्टर कौन सा है, चेन लेंथ। चेन लेंथ अगर देखो लॉन्ग चेन लेंथ है, यानी कि ज्यादा कार्बन वाली चेन है, तो इसका मतलब उसका टीएम भी क्या होगा, हाई होगा। ज्यादा कार्बन वाली चेन है तो उसका मतलब उसका टीएम भी क्या होगा, हाई। तो इसका टीएम क्या होगा, हाई होगा। देन नेक्स्ट, शॉर्ट चेन लेंथ है तो इसका मतलब उसका टीएम भी कैसे होगा, शॉर्ट ही होगा या कम। शॉर्ट चेन लेंथ, शॉर्ट चेन लेंथ है तो इसका मतलब टीएम भी क्या होगा, लो, यानी कि वह लो टीएम पर ही हाफ डिसोसिएशन हो जाएगी या हाफ मेल्ट हो जाएगी। टीएम भी इसका क्या होगा, लो होगा। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, आपके पास में दो फैटी एसिड हैं, आपके पास में कितने फैटी एसिड्स हैं, दो फैटी एसिड्स हैं। अब दो फैटी एसिड्स के अंदर एक तो कितने कार्बन की है, 14 कार्बन की है, और एक 18 कार्बन की फैटी एसिड है। अब देखो 14 कार्बन की फैटी एसिड है, इसका मतलब उसकी चेन लेंथ कम है, और चेन लेंथ कम है तो उसका टीएम भी क्या होगा, कम होगा, उसका टीएम भी कम होगा। और इसके कंपैरिजन में इसकी फैटी एसिड की चेन लेंथ ज्यादा है, उसका मतलब इसका टीएम भी क्या होगा, हाई होगा। ज्यादा टीएम इसका मतलब टीएम हाई। तो टीएम लो है, टीएम लो है इसका मतलब मान लो मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हाफ मेल्ट हो जाती है या इसका हाफ डिसोसिएशन हो जाता है। तो अगर इसका 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाफ डिसोसिएशन होगा तो इसका मान लो 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाफ डिसोसिएशन हो रहा है। इस प्रकार से चेन लेंथ है वो टीएम को इफेक्ट करती है। दूसरा फैक्टर है वो क्या इफेक्ट करता है चेन लेंथ को, दूसरा फैक्टर कौन सा इफेक्ट करेगा, सेचुरेशन या अनसेचुरेशन। दूसरा फैक्टर कौन सा इफेक्ट करेगा, सेचुरेशन या अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन, अगर अनसेचुरेशन ज्यादा है तो टीएम क्या होगा, लो होगा। अगर अनसेचुरेशन हाई है
तो Tm क्या होगा, लो। और अगर सेचुरेशन ज्यादा है या फिर दूसरे शब्दों में इसको क्या बोल सकते हो, अनसेचुरेशन लो है, तो Tm क्या होगा, हाई होगा। मतलब कि रिवर्स रिलेशनशिप होता है। आपके पास में एक 18 कार्बन की फैटी एसिड्स है और उसके पास में 2 डबल बॉन्ड है। 18 कार्बन की फैटी एसिड्स और उसके पास में डबल बॉन्ड कितने हैं, 2 डबल बॉन्ड है। सेम आपके पास एक 18 कार्बन की फैटी एसिड्स है और उसके पास में 0 डबल बॉन्ड है। तो 0 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इसका Tm क्या होगा, हाई होगा। एग्जांपल मैं आपको दूं 32 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका क्या है, मेल्टिंग टेम्परेचर। तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, या हाफ डिसोसिएशन इसका हो जाएगा। इस प्रकार से अनसैचुरेशन भी Tm को इफेक्ट करता है। तो ये कॉन्सेप्ट थे आपके कुछ फैटी एसिड्स के बारे में या कुछ लिपिड्स के बारे में, जिनका मैंने आपको बताया सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, या फिर Tm का क्या कॉन्सेप्ट होता है। मेल्टिंग टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना, मेल्टिंग टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना, ये एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। और लिपिड्स के अंदर अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो एक तो मेल्टिंग टेम्परेचर है और एक फॉस्फोलिपिड्स हैं। आगे कल अपन बात करेंगे फॉस्फोलिपिड्स के बारे में, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। इन दो चीजों के बारे में स्पेसिफिकली ध्यान रखना, एक तो मेल्टिंग टेम्परेचर और एक फॉस्फोलिपिड। इसकी वजह से आपकी जो लिपिड है वो लगभग कवर हो जाती है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल नेक्स्ट बात करेंगे कि लिपिड्स के कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप से लिपिड्स होती है और उनके क्या क्या रोल होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।